हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज आप लोगों को जीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मिक्स्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हर से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगी। सो टॉप 30 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बुलंद दरवाज़ा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया? चलिए आंसर कीजिएगा। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाए? उत्तराखंड पुलिस। देखिए उत्तराखंड के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट, और अदर एग्जाम जो होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बुलंद दरवाजा जो है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन बी। अकबर ने इसे बनवाया था। कब इसका निर्माण हुआ था? 1602 ईस्वी में अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और क्यों करवाया था? जब गुजरात विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में इसे बनवाया गया। बुलंद दरवाजा वर्तमान में भारत का जो उत्तर प्रदेश प्रांत है, आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी में ये स्थित है। बुलंद दरवाजा का जो तोरण है ना, उस पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियों को लिखा गया है। और जो ये बुलंद दरवाजा है ये हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण आपको देखने को मिलता है। भव्यता के द्वार के नाम से भी किसे जानते हैं? बुलंद दरवाजा, जो कि फतेहपुर सिकरी में है। अकबर के द्वारा निर्माण हुआ 1602 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखना है, जिसे भव्यता के द्वार भी कहते हैं। आगे है अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? किसके बच्चे? अकबरनामा। बताइए अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, अबुल फजल। अबुल फजल अकबरनामा के क्या हैं? प्रसिद्ध लेखक हैं। इसमें 3 भाग लिखे गए हैं। जो पहला भाग है उसमें अमीर तैमूर से लेकर के हुमायूं तक का जो मुगल शासक का शासनकाल था उसके इतिहास का वर्णन है। दूसरे और तीसरे भाग में इसमें 1602 ईस्वी तक के जो बादशाह हैं अकबर के इतिहास का, उनका वर्णन मिलता है। इसमें जो तीसरा भाग है आईने अकबरी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी है, ये याद रखना। आगे क्वेश्चन आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? देखिए भाई, सहायक संधि जो थी ना, इसको स्वीकार लॉर्ड वेलेजली ने इसे शुरुआत करा था। इसकी सहायक संधि थी, इसने इसे शुरू करा। स्वीकार करने वाला जो पहला भारतीय शासक था वो था हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का निजाम पहला शासक था। क्लियर हुआ? निजाम ने 1798 में क्या करा था? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि जो थी उसे स्वीकार करा। और मैसूर इसमें जो था ना, मैसूर वर्तमान का कर्नाटका में जो ये दूसरा राज्य था जिसने 1799 में संधि पर साइन किया। और जबकि 1801 में वेलेजली ने अवध के नवाब को इस संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या कर दिया था? बाध्य किया था। सहायक संधि किसी भी राज्य की संप्रभुता को छीनने वाला क्या था? एक दस्तावेज था, जिसे लॉर्ड वेलेजली ने शुरुआत करा था। पहला जो यहाँ पर राज्य था वो था हैदराबाद, जिसने इसे स्वीकार करा हैदराबाद के निजाम ने 1798 में। दूसरी संधि मैसूर राज्य ने करी थी 1799 में, और जबरदस्ती जो है बाध्य किया गया था वेलेजली के द्वारा अवध के नवाब को 1801 में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की डेथ हुई थी? अच्छा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन ये भी पूछता है, तो वो था भाई आपका कौन? बहादुर शाह जफर था। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह सेकंड भी से बोलते हैं, हुमायूं के मकबरे में से गिरफ्तार किया जाता है। हडसन ने उसे क्या करा? हडसन उस टाइम पे गवर्नर था, उसने रंगून, म्यांमार, आपका जो यांगून है, वर्तमान में यांगून बोलते हैं, और डेट टाइम पर वो रंगून था म्यांमार, वहां पर निर्वासित किया। और 1862 में इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो ऑप्शन ए रंगून यहाँ पर सही होगा। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? बताओ, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता माने जाते हैं? ऋग्वैदिक लोग जो थे ना, वो प्राकृतिक जो शक्तियां हैं उनका मानविकीकरण कर उनकी पूजा करते थे। देवों की पूजा यहाँ पर प्रधान विधि थी। स्तुति पाठ, यज्ञ में बलि चढ़ाना। आर्यों के देवता क्या थे यहाँ पर? वरुण थे।
लेकिन ऋग्वेद के रचना काल तक इंद्र सर्वप्रमुख देवता हो गए थे। तो इसका जो सही आंसर होगा, याद रखना है, वर्षा व चक्रवात। आप देखो ऋग्वेद के रचना काल में इंद्र सप्रमुख होते हैं। इस इंद्र जो थे ना, इंद्र युद्ध का नेता, दुर्गों को तोड़ने वाला पुरंदर, और वर्षा व चक्रवात के देवता माने जाते हैं। तो इंद्र तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन जो इंद्र हैं उन्हें वर्षा व चक्रवात के देवता माना जाता है, तो इसीलिए आंसर ये हो जाएगा। और ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाओं की रचना भी यहाँ पर हुई है। आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी पत्र दिया गया। इन चेतावनी के संदर्भ में क्या से? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930-31 में चला और गांधी जी ने इसे स्टार्ट करा था। सरकार से एक बार फिर समझौता करने का यहाँ पर उन्होंने एक प्रयास किया और यंग इंडिया में एक लेख प्रकाशित कर सरकार के समक्ष उन्होंने 11 सूत्रीय क्या रखी थी, मांगे रखी। और इन मांगों को स्वीकार यानी कि अस्वीकार करने के लिए 31 जनवरी 1930 ईस्वी का तक का समय दिया था, है ना। और जो सरकार के द्वारा अस्वीकार भी किया गया था। अभी 11 सूत्री मांगे क्या थी? भू राजस्व में 50% की कमी पहला, राजनीतिक कैदियों को रिहा दूसरा, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए तीसरा, तटीय या जो यातायात रक्षा विधेयक पास बिल था उसे पास करना, और नमक कर समाप्त किया जाना, नमक पर सरकारी एकाधिकार समाप्त करना था। इसी में आपका क्या था भाई, सशस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाना और भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का लाइसेंस देना, CIT विभव पर सार्वजनिक नियंत्रण हो या उसे खत्म करना, नशीली वस्तुओं के विक्रय पर रोक, पूर्ण कंप्लीटली रोक लगाने की मांग की थी। सिविल सेवा और जो सेना के खर्चे होते हैं उसमें 50% की कमी की बात की गई थी। रुपए की विनिमय दर घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस की जाए थी करने की बात हुई थी। और जो रक्षात्मक शुल्क लगाए जाने तथा विदेशी कपड़ों का आयात जो था वो नियंत्रित किया जाए, ऐसे कुछ क्या थे, 11 सूत्रीय आपकी मांग थी, जैसे यंग इंडिया में गांधी जी ने प्रकाशित किया था। तो यहाँ पर रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, क्या ये ऑप्शन में था? नहीं। भू राजस्व में 50% की कमी, जी बिल्कुल था। राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, तो दोनों ही ऑप्शन थे, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 और 3 बी। आगे है चोरा चोरी की घटना जिसके कारण गांधी जी को अपना असहयोग बंद करना पड़ा था, वो कहाँ पर घटित हुई थी? देखो, चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 5 फरवरी। क्वेश्चन आता है 5 फरवरी 1922 को हुई थी। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर जिला है वहां पर चोरी चोरा नाम का एक स्थान है, वहां पर हुआ था, ऑप्शन सी। देखो, 1920 में जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों ने एक बड़े समूह पर क्या चलाई, गोली, मतलब पुलिस वाले, जो पुलिस का वो था उस पर हमला कर दिया, एक पुलिस स्टेशन पर, जिसमें 22 या 23 पुलिसकर्मियों की उसी टाइम पे डेथ हो गई थी। और हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने क्या करा था, 5 फरवरी 1922 को चोरी चोरा कांड गोरखपुर जिले में होता है और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी को हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था। तो आंसर हो जाएगा भाई सी। और ये भी पूछेगा कि कब इन्होंने वापस लिया था, 12 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चोरा चोरी नामक स्थान कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। कितने पुलिसकर्मी इसमें जो है डेथ हो गई थी उनकी? 22। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसने कहा है, किसकी पुस्तक है, ये बताइए। तो ये आत्मकथा है किसकी? मोहनदास करमचंद गांधी जी की। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका डी, करेक्ट आंसर होगा। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की है? मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने करी है? तो ये याद रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वीर सावरकर ने की थी। वीर सावरकर, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। जब वे छात्र थे, इंडिया हाउस में रहते थे और उस समय अंग्रेजों ने क्या करा, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन, उस समय अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी जो है दलों का गठन हुआ।
उसमें से एक प्रमुख थे ये क्रांतिकारियों में से। इन्होंने सविनय भारत, मुक्त भारत समाज, फ्री इंडिया सोसाइटी जैसी कुछ संस्थाओं की स्थापना की। वीडी सावरकर 1909 ईस्वी में 1857 के विद्रोह पर इन्होंने किताब लिखी है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। अब देखो, इसमें सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। ये आपको पूछा जाता है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक को किसने लिखा है, तो वीर सावरकर, आपने याद रखना है। 1909 में इन्होंने इसे लिखा था। चलिए आगे है, वर्ष 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी होता है। देखो, घोषणा 19 जुलाई 1905 को होती है, लेकिन प्रभावी कब से होता है? ये 16 अक्टूबर 1905 से। आगे क्वेश्चन है, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? आंसर आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन हो जाएगा डी, बलुई मिट्टी। बलुई मिट्टी यानी कि रेत, बालू की अधिक मात्रा पाई जाती है और ये मिट्टियां तेज हवाओं के द्वारा एक स्थान से उड़ करके क्या जाती हैं, दूसरे स्थान पर जमा हो जाती है। वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, निम्नलिखित किस देश में है? वेनिस, देखो इटली की राजधानी क्या है? रोम है। और इटली में ही क्या है? वेनिस होता है, जो नहर और पुलों से युक्त है और इसे नहरों के सिटी, कैनाल सिटी, नहरों के सिटी के नाम से भी जानते हैं। आंसर हो जाएगा पे इटली में है वेनिस। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कोई बताएगा मुझे सर्वाधिक वर्षा? सो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें तो आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। यहाँ औसतन वार्षिक वर्षा जो होती है 200 सेंटीमीटर होती है। ये बेसिन विषुवत रेखीय प्रदेश में पड़ता है, इसमें यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। इसके अलावा गंगा बेसिन में औसतन 110 सेंटीमीटर होती है, जबकि कैनेडियन सील्ड और साइबेरियन मैदान में अल्प यानी कि कम वर्षा होती है। दुनिया को समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? देखो भाई, पूरी दुनिया जो है ना, पूरा विश्व जो है, इसे हमने, जो हमारे भूवैज्ञानिक हैं, इन्होंने 24 समय क्षेत्रों में बांटा है। आंसर हो जाएगा बी। भारत में केवल एक समय क्षेत्र, एक टाइम जोन है। वर्तमान में सर्वाधिक टाइम जोन जो है वो कहाँ पर है? फ्रांस में। याद रखना है 12 क्या है यहाँ पर? टाइम जोन है। भारत में एक ही है, नैनी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान का प्रयागराज, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ओके, जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरताओं की सूची में भारत की रैंक क्या रही है? क्वेश्चन नंबर 15 का ये क्वेश्चन आपका जो है 2019 में पूछा गया, 19-20 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2। 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है? आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना है हमारा इंडिया, भारत। भारत पहले नंबर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है चाइना। आगे है बिटकॉइन। क्या है बिटकॉइन? ज्यादा चर्चा में भी रहा था, हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। बिटकॉइन क्या है भाई? बिटकॉइन आपको याद रखना है, डिजिटल मुद्रा का ही एक रूप है। डिजिटल मुद्रा का रूप है, एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। ये किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित नहीं होती है और ये एक ऐसी मुद्रा होती है जिसे ना तो देखा जा सकता, ना ही छू सकते हैं, आप स्पर्श कर सकते हैं। किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, बताइए। देखिए भाई, 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है और इन बैंकों पर अधिकतर बड़े औद्योगिक घरानों का कब्जा था और ये राष्ट्रीयकृत बैंक भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े क्या है? उधारदाता हैं। 1969, 19 जुलाई आपको याद रखना है, 1969, 19 जुलाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत।
1935 1 अप्रैल 1935 और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। और देखो इसका मूलतः जो इसका हेडक्वार्टर था, मुख्यालय था, वो कोलकाता में इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? कोलकाता में। फिर उसके बाद 1937 से इसका हेडक्वार्टर ना मुंबई स्थानांतरित हो जाता है। अभी जो है मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर है और 1 अप्रैल को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाते हैं और वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के। केंद्र सरकार के एक विकास व्यय में शामिल नहीं है। कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सो याद रखना है रक्षा व्यय जो है ना इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है। बाकी आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर व्यय और राज्यों के लिए अनुदान, ये सभी इसमें शामिल है। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए। सो याद रखना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक प्रारंभ होती है और 2 दिन के बाद फिर से 11 दिसंबर को होती है। फिर 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात जिसे आज आप प्रस्तावना के रूप में जानते हैं उसे प्रस्तुत करते हैं। सो उस टाइम पर हमारे जो भारतीय संविधान था उसमें महिला सदस्यों की संख्या थी 15। कितनी थी? 15 इसमें सदस्यों की संख्या थी। यह आपको याद रखना है भारत के संविधान के लिए। ये क्या था? एक आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डॉट डॉट की समानता का वचन देता है। किसकी समानता का वचन देता है? सो याद रखना है हैसियत, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा आपने देखा होगा ना, प्रतिष्ठा और अवसर, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। सो इसकी यहाँ पर क्या देता है? यहाँ पर समानता का वचन देता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। हमारे जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 में और अनुच्छेद 14 to 18 में उल्लेखित है। ये अधिकार अमेरिका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? आपको याद रखना है भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए हैं। और इसमें आपका जो सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व और जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से रिलेटेड प्रावधान है वो आर्टिकल 51 में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? सो याद रखना है इस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान सभा के द्वारा क्या होता है? संविधान में क्या कितने 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कितने? 10। लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो थी इसने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश करी, लेकिन 10 जोड़े गए और वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? सो याद रखना है भारत में प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 13 मई 1952 को हुआ था। लोकसभा का गठन 13 मई 1952 को हुआ था। देखिए वैसे तो लोकसभा का जो गठन है वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ था और पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर बनते हैं और 13 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 ईस्वी तक एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1952 ईस्वी तक क्या थे? दूसरे थे। और वर्तमान में भारत की कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है और जिसके अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हैं। आगे है पीडियाट्रिक्स, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित? पीडियाट्रिक्स आप लोगों को याद रखना है इसका संबंध किससे होता है? पीडियाट्रिक्स का संबंध है ऑप्शन हो जाएगा बेटा सी, शिशु रोग से। लिटमस विलियन एक बैगनी रंग का रंजक है। क्या होता है? बैगनी रंग का रंजक, जिससे प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त होता है बेटा?
ऑप्शन सी लाइकेन थैलोफाइटा। थैलोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। लाइकेन जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज ग्रीक वनस्पति शास्त्री थे थियोफ्रिकेटस, उन्होंने किया। लाइकेन का स्टडी लाइकेनोलॉजी कहलाता है। प्रयोगशाला में यूज होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त किया। लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ऐसा तब होता है कब? वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है बताइएगा? 29 का फेदोमीटर का। बार किसकी यूनिट? ये लास्ट क्वेश्चन है कि जो बार होता है ये किसकी यूनिट होता है? देखो जी, यहाँ पर याद रखना है जो वायुमंडलीय दाब होता है इसे हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। और बार वायुमंडलीय दबाव की इकाई ही है। तो एक बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है। सो आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी, वायुमंडलीय दबाव। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। और बार वायुमंडलीय दबाव की एक यूनिट होती है। और 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? इसका 1 बार का होता है। सो ये थे भाई जीएस के 30 क्वेश्चन। आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के स्पेशली यहाँ पर चल रहा है। तो उत्तराखंड के साथ साथ अब जीएस तो भाई कॉमन सा है, सभी में पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी हो या यूके ट्रिपल एससी हो, सभी में एक जैसा जीएस होता है। सो भाई ये क्वेश्चन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। एसएससी के एग्जाम हो, रेलवे के एग्जाम हो, स्टेट में किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसके लिए जीएस सभी के लिए भी। सो वीडियो को लाइक और शेयर एक बार ज़रूर कीजिएगा। और जल्दी लाइव क्लासेस भी आप लोगों के प्रोसेस चल रहा है, 1-2 दिन के अंदर लाइव क्लासेस आप लोगों को देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब बटन के पास आपको एक बेल आइकन घंटे टाइप का दिखेगा, उसे प्रेस कर लीजिए जिससे कि जो भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड की जाएंगी उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं लाइव क्लासेस में जल्दी ही।